हाय गाइस, कबीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने पिछली वीडियो क्लासेस में आपने देखा था कि बायोलॉजी के बारे में आपको दो चैप्टर के बारे में पढ़ाया गया था। जो एक तो था कॉमन जीवों के बारे में जनन, दूसरा था पौधों के बारे में जनन, और तीसरा लेसन में आपको चल रहा है मानव जनन, यानी मानव में होने वाली जनन। मानव में जो भी जनन होते हैं वो किस प्रकार होते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने हैं, कौन कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, इन चैप्टरों में हमको आपको आसानी से देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस आपको कर देता हूँ कि क्या क्या आपको कैसे इसमें पढ़ना है। तो आप देख रहे हैं मानव जनन के बारे में आपने बहुत बार पढ़ा है, जनन आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें कुछ और जनन की पार्ट्स होती है जिसमें हम देखते चलेंगे। पहला आपका आता है नर जनन तंत्र, जो कि आज की वीडियो में हम इसी पे अधिकांश चर्चा करेंगे। तीसरा जो आपका आएगा वो आएगा मादा जनन तंत्र, चार नंबर जो आएगी उसमें आएगा भ्रूणीय परिवर्धन, मतलब कि भ्रूण में होने वाले परिवर्तन। अगला इसमें आ जाएगा प्रसव। इसके बाद जो अगली कंडीशन जिसकी बात की जाएगी तो अगली कंडीशन आपको ये देखना पड़ेगा कि शिशु का विकास। इतने चीज आपको पढ़ने पड़ेंगे इस चैप्टर में टोटल। तो अब तक हमने जनन की प्रोसेस हमने आपको बता दिया है कि जनन जीवों की एक जैविक प्रक्रिया है। जनन जीवों की एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें किसी भी जीवधारी को अपनी संतति वृद्धि करने के लिए, वंश वृद्धि करने के लिए जनन की प्रक्रियाओं में हिस्सा लेना पड़ता है। और मानव एक जरायुज प्राणी है। देखेंगे मानव को जरायुज प्राणी क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि मानव अपने जैसा संतति उत्पन्न करता है और उत्पन्न संतति को स्तनपान कराता है, आई मीन दुग्ध पिलाने का कार्य करता है। इसलिए मानव को जरायुज प्राणी कहते हैं। कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो संतति उत्पन्न न करके अंडे देते हैं, उन्हें अंडज के नाम से जानते हैं। तो प्राणियों को यहाँ दो वर्गों में बांटा गया है, एक जरायुज और दूसरा आपका हुआ अंडज। तो मानव एक जरायुज प्राणी है। अब मानव की जो जनन की प्रक्रिया होती है, इस मानव की जनन की प्रक्रिया में कौन कौन से क्रियाकलाप होते हैं, इस पर थोड़ा गौर कीजिए। सबसे पहले इसमें आपका निर्माण होता है युग्मक का। अब देखेंगे इस चैप्टर में आपको ये वाला चैप्टर बताने में चल रहा है, तब तक पहले इसको शुरू कर ली जाए, इसको इंट्रोड्यूस कर ली जाए। मानव के जन्म से संबंधित हमको कौन कौन सी चीज पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आपके जरायुज प्राणी का यानी जन्म देने का सबसे पहला जो प्रक्रिया होती है वो पहला आपका होता है युग्मक जनन। युग्मक जनन। दूसरा आपके होते हैं युग्मक। तीसरा जो आपका होता है निषेचन। चौथा आपका होता है विदलन। पांचवा जो इसकी प्रक्रिया होती है अंतरोपण। छठवां जो होते हैं वो आपके होते हैं भ्रूणीय परिवर्धन या भ्रूण का विकास। इन सब चीजों में देखिए हमने आपको बता दिया था युग्मक जनन। युग्मक जनन क्या होते हैं? नर के शुक्राणु और अंडाणु को बनना, नर के शुक्राणु और अंडाणु बनने की प्रक्रिया युग्मक जनन कराती है। शुक्राणु और अंडाणु जब मिलते हैं तो युग्मक बनते हैं। फिर नर वही निषेचन की प्रक्रिया होती है, और जब निषेचन की प्रक्रिया के दौरान एक छोटी सी कोशिका बनती है, भ्रूण बनता है, जिसे हम विदलन कहते हैं। यह 24 घंटे के बाद होती है। 24 घंटे के बाद उसके युग्मक कोशिकाओं में लगातार विभाजन होती है, और लगातार विभाजन होने के दौरान उनमें भ्रूण जो बनता है वह मादा के अपरा में प्लेसेंटा में स्थापित हो जाता है। उस प्लेसेंटा में स्थापित होना अंतरोपण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा,
स्त्रियों में बने हुए कोरक कुट्टी या भ्रूण को मादा के अपरा में हस्तांतरण होना या फिर स्थापित होना अंतररोपण कहलाता है। और अंतररोपण के बाद विकास की प्रक्रिया होती है। तो विकास की प्रक्रिया के दौरान ये जनन आपका संबंधित होता है। दूसरा इसमें आपको शुरू करेगा नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र के बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। बताता है कि नर जनन तंत्र है क्या। प्रजनन की प्रक्रिया में नर के द्वारा नर क्या कोई भी अंग जो भाग लेता है उसे नर जनन तंत्र कहते हैं। नर का मतलब जो शुक्राणु देता है, जनन का मतलब जो संतति उत्पन्न करता है, और इसमें भाग लेने वाले जो अंग पाए जाते हैं वो जनन तंत्र के नाम से कहलाते हैं। अब इसमें देखेंगे कि भाग लेने वाले में कौन कौन से अंग होते हैं जो आपको साफ साफ दिखाई देगा। एक चित्र के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि इसमें कौन कौन सी पार्ट्स है, क्या क्या उसका कार्य है। सबसे पहले देखेंगे कि मनुष्य के वक्ष हिस्से के निचली ध्रुव पर एक आपकी मूत्राशय होती है। उस मूत्राशय आपको मूत्र वाहियों से निकला हुआ रहता है, जिससे समय समय पर यूरिया रहित नाइट्रोजन युक्त पदार्थ शरीर से बाहर की जाती है। इस शुक्र नलिका के आसपास एक शुक्राशय होती है जहाँ पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है, और यही शुक्राणु निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह शुक्राणु समय समय पर शुक्रवाहियों के द्वारा कुछ हार्मोन के उत्तेजनाओं के फलस्वरूप यहाँ से बाहर की जाती है, और वो स्खलन नलिका से होते हुए प्रोस्टेट ग्रंथि के पास जाती है। और प्रोस्टेट ग्रंथि एक चिकनाई पदार्थ अपने पास रखता है। यह चिकनाई पदार्थ में स्पर्म की मात्रा होती है जो स्पर्म को स्नेहक बनाता है। अब ये क्या होती है कि वृषभ जालक होती है। इन प्रत्येक मनुष्य में एक जोड़ा वृषभ होता है। एक जोड़ा वृषभ होती है जिसमें 2 अंड कोशिकाएं होती है, और एक अंड कोशिका का वजन 20 से 25 ग्राम होती है। मनुष्य में एक जोड़ी वृषभ कोष होती है। एक जोड़ी वृषभ कोष में 2 वृषभ होते हैं। उसमें एक अंड का भार 20 से 25 ग्राम होता है, इसलिए 2 अंड का भार लगभग 40 से 50 ग्राम होता है, जो कि व्यस्त मनुष्य की बात की जा रही है। इस वृषभ जालक में अनेक प्रकार की जालिकाएं होती है जहां पर प्रोस्टेट ग्रंथियों के द्वारा शुक्राणु तैयार की जाती है। इस शुक्राणु को आपके शीशन के माध्यम से मादा के गर्भाशय तक छोड़ी जाती है, जहां पर निषेचन की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में हम कुछ और देखेंगे कि जो निषेचन की प्रक्रियाएं होती है, तो निषेचन की प्रक्रियाओं में कौन कौन से अंग कब किस हार्मोन की वजह से भाग लेते हैं। जो मनुष्य का नर जनन तंत्र होता है वह 16 से 17 वर्ष की आयु में, कुछ किताबों में आपको मिलेगा कि मानव के नर में जनन तंत्र 16 से 17 वर्ष की आयु में उत्पन्न होती है, विकास होने लगती है, जबकि किसी किताबों में मिलती है 15 से 16 वर्ष। इसका मतलब कि 16 से 17, 16 इसमें भी कॉमन है, 15 से 16, 16 इसमें भी कॉमन है। इसका मतलब हम औसतन 16 वर्ष कह सकते हैं। यानी मनुष्य में नर जनन तंत्र की विकास 15 से 16 वर्ष या 16 से 17 वर्ष या औसतन 16 वर्ष में होती है। इस समय मनुष्य के नर की जननांग में कुछ हार्मोन उत्पन्न होने लगते हैं। उस हार्मोन की वजह से पुरुषों में दाढ़ी मूंछ का विकास होने लगता है। यह हार्मोन प्रोस्टेट ग्रंथियों से निकलती है, जिसमें आपके कई प्रकार के हार्मोन होते हैं। पहला आपका हार्मोन होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। दूसरा आपका होता है एंड्रोजन हार्मोन। तीसरा आपका होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ध्यान दीजिएगा, एस्ट्रोजन मादा ग्रंथियों से स्रावित होने वाला है, एस्ट्रोजन पुरुष ग्रंथियों से स्रावित होने वाला है। यहाँ से एक आता है मेल और एक आता है फीमेल। तो यहाँ मेल की बात करेंगे, फीमेल की बात आगे चल करते हैं।
तो एस्ट्रोजन बताया जा रहा है कि मानव में एस्ट्रोजन हार्मोन का विकास होने लगते हैं और एस्ट्रोजन हार्मोन के विकास होने से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की उत्पत्ति होती है और एक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की उत्पत्ति जब होती है तो मानव के जननांगों की विकास होने लगते हैं और मानव की जननांगों के विकास होने लगते हैं तो मनुष्य के मानव में दाढ़ी मूंछ का विकास होने लगती है और यह प्रक्रिया अधिकांशतः मनुष्य के मध्य मस्तिष्क में स्थित एक पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है और पीयूष ग्रंथि से निकलने वाली हार्मोन को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं क्योंकि पीयूष ग्रंथियों से अनेक प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या इस जनन तंत्रिका में कुछ ऐसे अंग होते हैं जो हमारे लिए कभी काम करते हैं और कभी नहीं कार्य करते हैं। जहाँ तक कि आपको दिखाई दे रहा है कि मूत्र नलिका की जो बात की जाती है या मूत्र नलिकाएं मूत्राशय में उपस्थिति बेकार पानी को बेकार जल को समय समय पर बाहर करती है। अब रही बात कि इसमें कुछ और भी प्रक्रियाएं होती है जो शुक्राशय के द्वारा होती है। जब तक शुक्राशय में प्रोस्टेट एसिडाइज पदार्थ की निर्माण नहीं होगा तब तक इसमें शुक्राणु बन ही नहीं सकते हैं और जब तक शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा तब तक आपकी कोई भी संतति उत्पन्न करने की संभावना मनुष्य में कदापि उत्पन्न नहीं हो सकता है। इसलिए मनुष्य में शुक्राणु का निर्माण बहुत जरूरी है और शुक्राणु में अगुणित और द्विगुणित की संरचना देखने चलेंगे इसके बाद। युग्मक जनन बनते हैं तो युग्मक जनन में आपका पुरुष उत्पन्न होता है और पुरुष क्या करता है, मानव की बात की जा रही है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, आई 23 पेयर्स होते हैं, 23 जोड़े। ध्यान दीजिएगा 23 जोड़े में गुणसूत्र क्या क्या होते हैं, 22 प्लस एक्स एक साइड और 22 प्लस वाई एक साइड। ध्यान दीजिए 22 और 22 मिलकर वो 44, एक्स 45 और वाई मिलकर हो गए 46। अगली कंडीशन में देखिएगा कि हम देखेंगे कि जब निषेचन जब शुक्राणु बनते हैं, शुक्राणु उत्पन्न होते हैं तो शुक्राणु उत्पन्न करने में सबसे पहले इसमें युग्मक जनन होता है और युग्मक जनन होने के दौरान ये जो 46 गुणसूत्र है वो अर्धसूत्र विभाजन के दौरान 2 पार्ट्स में टूट जाते हैं। जब 2 पार्ट्स में टूट जाते हैं तो इस प्रक्रिया में या तो एक्स वाला क्रोमोसोम बाहर आता है और या तो वाई वाला क्रोमोसोम बाहर आता है। इसी प्रकार मादाओं में भी होती है। मादाओं में क्या होता है कि इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या 46 ही होती है लेकिन अंतर क्या होता है 22 प्लस एक्स एक साइड और 22 प्लस वाई एक साइड। जब इसमें भी जनन की प्रक्रिया होती है, युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है तो इसमें से भी कोई एक पार्ट टूट जाता है। हो सकता है कि 22 प्लस एक्स साइड और 22 प्लस एक्स साइड, सॉरी इसमें एक्स ही होता है वाई नहीं होता है। अब आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब युग्मक जनन हो जाता है तो युग्मक जनन की प्रक्रिया में युग्मक बनता है, मतलब कि इसमें का कोई एक पार्ट इसमें से किसी एक पार्ट से मिलता है तब जाके निषेचन की प्रक्रिया संभव होती है और 46 गुणसूत्र तैयार हो जाते हैं। जैसे देख लीजिए इस प्रक्रिया में 22 प्लस एक्स अगर ये पुरुष दे रहा है तो अगर महिला भी 22 प्लस एक्स देगी तो हमको जाहिर सी बात है समझ में आ रहा है सीधे सीधे 22 और 22 मिलकर हो जाएंगे 44, यहाँ से एक्स मिलकर हो जाएंगे डबल एक्स और ये हो जाएंगे कुल मिला जुला के 44, 45 और 46। लेकिन हमने ये देखा कि लास्ट में जो हमारा डबल एक्स है अर्थात ये लिंग गुणसूत्र जो है ये संबोधन कर रहा है फीमेल की, अर्थात जो इससे उत्पन्न संतति प्राप्त होगी वहां पे लड़की उत्पन्न होगी। इस प्रक्रिया को अगले वीडियो में आपको दिखाया जाएगा कि मानव में निषेचन की प्रक्रिया के दौरान कैसे लिंग निर्धारण होता है। फिलहाल इतना ध्यान दीजिए कि युग्मक जनन में पुरुष में जो गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है वो 2 भाग में टूटता है, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई में। ठीक उसी प्रकार मादाओं में भी गुणसूत्र की संख्या 46 होती है जो 2 पार्ट में टूटता है, 22 प्लस एक्स में और 22 प्लस एक्स में। ध्यान दीजिएगा महिला की जो जीन होती है उसके लास्ट गुणसूत्र डबल एक्स होते हैं और पुरुष के जो जीन होते हैं और लास्ट गुणसूत्र डबल एक्स होते हैं। एक्स होने की वजह से महिला में ये हमेशा एक्स ही दे पाती है, सो लड़की उत्पन्न करने की संभावना ज्यादा रहता है। पुरुषों में वाई गुणसूत्र होते हैं और वाई की वजह से पुरुष में संतति में लड़के उत्पन्न होते हैं।
लेकिन अभी उससे कोई फिलहाल मतलब नहीं था, हमको बस युग्मक जनन से मतलब था ये कैसे टूटता है। अभी तक हमने देखा ये 2n है, द्विगुणित है, 23 के दुगुना है। निषेचन की प्रक्रिया में, युग्मक की प्रक्रिया में ये अगुणित हो जाएगा, यानी n अलग हो जाएगा, आधा अलग हो जाएगा, आधा अलग हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार मादा में ये आधा अलग और आधा अलग दोनों आपस में मिलते हैं, फिर आपका युग्मक बन जाते हैं। अब ये दोनों आधा और आधा दोनों आपस में मिलते हैं तो पूरा 46 गुणसूत्र का जन्म देते हैं। इस प्रक्रिया को हम युग्मक कहते हैं। युग्मक बनने के पश्चात इसमें कुछ ऐसी छोटी संरचना दिखाई देती है जिसे हम भ्रूण कहते हैं। वही भ्रूण निषेचन की प्रक्रिया का है। और निषेचन की प्रक्रिया के 24 घंटे के पश्चात भ्रूण में टूटने फूटने की संभावना होने लगती है। आई मीन निषेचन के 24 घंटे के पश्चात बना हुआ भ्रूण में लगातार विभाजन होने लगता है। वह विभाजन विदलन का होता है। और जब विदलन होती है तो विदलन की प्रक्रिया में 100 सीधी बात कि सिर्फ और सिर्फ उसमें सूत्री विभाजन होता है। सूत्री विभाजन में होता क्या है, ध्यान दीजिए। सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। ध्यान दीजिए, सूत्री का मतलब हुआ कि जब एक कोशिका दो बराबर भागों में टूटकर दो कोशिकाओं को जन्म देते हैं उसे हम सूत्री विभाजन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब एक कोशिका 4 भागों में टूटकर 4 कोशिकाओं को जन्म देती है तो उसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। सूत्री विभाजन सिर्फ और सिर्फ एक चरण में पूरी होती है। अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में पूरी होती है। सूत्री विभाजन जनन कोशिका को छोड़कर बाकी सभी कोशिकाओं में होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन सिर्फ और सिर्फ जनन कोशिका में होती है। एक बार आप ध्यान दे लीजिए, सूत्र विभाजन से एक कोशिका से 2 कोशिका बनती हैं। अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिका बनती हैं। सूत्र विभाजन 1 चरण में होता है और सूत्र विभाजन 2 चरणों में होती है। सूत्र विभाजन सिर्फ और सिर्फ जनन कोशिका को छोड़कर बाकी सभी कोशिका में होते हैं और सूत्र विभाजन आपके जनन कोशिका में होने लगते हैं। अब विदलन की प्रक्रिया में क्या होता है कि सूत्र विभाजन होती है और सूत्र विभाजन में एक कोशिका से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 28 ऐसे कोशिकाएं बढ़ने लगती हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जब सूत्र विभाजन होने लगती है तो कोशिका बनती है। हमने बताया आपको कोशिका बनती है, सेल बनते हैं, सेल बनते हैं। और जब सेल बनते हैं तो उसमें कोरक पुट्टी बनती है और कोरक पुट्टी बनती है तो उसमें दशना बनती है और दशना बनती है तो एक अपरा बनता है। अपरा क्या है समझिएगा, इसको ध्यान से, पहले इसको ध्यान से। सूत्र विभाजन से बनता है कोशिका और जब कोशिकाओं की संख्या बड़ी होगी तो बनेगा उत्तक। उत्तक से ज्यादा हो जाएंगे तो बनेंगे अंग और जब अंग की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो बनेगी अंग तंत्र। अगर अंग तंत्र की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो बनेगी शरीर, बॉडी, जिसमें एक मानव में इसको बनने में कुल 270 दिन का समय लगता है। आई मीन नियर अबाउट लगभग 9 महीने का समय लगता है एक शिशु, एक मानव में जन्म की प्रक्रिया के लिए, एक शिशु के निर्माण में कुल मिलाजुला के लगभग 270 दिनों का समय लगता है। और 270 दिनों के बाद संतान गर्भ से बाहर होने लगता है। उस प्रक्रिया को हम प्रसव के नाम से जानते हैं, वो भी इसमें जिक्र करना है, पहले इस पे ध्यान देते हैं। कोशिका क्या है तो समझ लीजिए, जीवों की सबसे छोटी से छोटी क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। इससे भी एक सही परिभाषा ले सकते हैं, बोलते हैं जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिकाओं के बाद उत्तक बनते हैं। उत्तक की डिफिनेशन कैसे दी तो कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसका कोई विशेष कार्य है उसे उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसका कोई विशेष कार्य हो उसे उत्तक कहते हैं। उसके बाद अंग आता है तो
उत्तकों का वह समूह जिसका कोई विशेष प्रचलन की प्रक्रिया होती है वो अंग कहलाती है। अंग आपस में मिलते हैं तो अंग तंत्र बनते हैं, और बहुत से अंग तंत्र आपस में मिलते हैं तो एक बॉडी की निर्माण होती है, एक शरीर का निर्माण होता है। तो हमने देखा कि जब कोरक कुट्टी में कोशिका बनती है तो कोशिका जब बनता है इस कोशिका में अपरा बनते हैं, प्लेसेंटा बनते हैं। प्लेसेंटा क्या है समझ लीजिए। ध्यान दीजिएगा, जब कोरक कुट्टी में जब विदलन की प्रक्रिया होती है तो विदलन की प्रक्रिया के दौरान एक लसलसा प्लास्टिक की तरह एक कोशिका बनती है, जिस कोशिका को हम प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं, अपरा के नाम से जानते हैं। इस अपरा का जब निर्माण होता है तो इस अपरा का मुख्य बिंदु नाभि रज्जु से जुड़ा रहता है। यह नाभि रज्जु से जुड़े रहने के कारण रक्त को इसमें प्रसार होते हैं, जिसके कारण इसके अंदर एक बच्चा बंधा हुआ रहता है। जब बच्चा बंधा हुआ रहता है तो बच्चा की पोषण की प्रक्रिया के लिए, बच्चे को रक्त के लिए, बच्चे को ऑक्सीजन के लिए माता पर डिपेंड करता है, और वो माता आपके अपराध के द्वारा उस बच्चे का पोषण की प्रक्रिया संपन्न करती है। अब देखिएगा इसमें अंतरोपण क्या है। तो बताया कि जब अपरा का निर्माण होता है तो अब भ्रूण का निर्माण, भ्रूण बनने के पश्चात उस अपरा में पहुंच जाना अंतरोपण का रहता है। भ्रूण के निर्माण होने के पश्चात उसको अपरा में पहुंचना अंतरोपण का रहता है। और अंतरोपण के विकास के लिए, भ्रूण के विकास के लगभग 9 महीने का टाइमिंग लगती है, नियर अबाउट 270 दिनों की टाइमिंग लगती है। इस 270 दिनों को 3 तिमाही में तोड़ दिया गया है, जिसमें पहला होता है प्रथम तिमाही। प्रथम तिमाही में देखेंगे सबसे पहले कौन कौन सी प्रक्रिया होती है। तो प्रथम तिमाही के पहले महीने की चौथे सप्ताह में, पहले माह के चौथे सप्ताह में भ्रूण में लगभग 20 से लेकर 35 कोशिकाएं बन जाती है। उसके बाद दूसरे महीने की जो प्रथम सप्ताह आती है उसमें बच्चों के हाथ पैर की अंगुलियां बन जाती है। तीसरे महीने आती है तो तीसरे महीने में बच्चों के शरीर के अन्य भाग बनने लगते हैं। चौथे महीने की बात करें तो चौथे महीने में बच्चे के शरीर में ब्रेन वगैरह का निर्माण होने लगता है। 5वें महीने में बच्चे के पूरे शरीर के तंत्रिका तंत्र बन जाती है, और 6वें शरीर में बच्चे के शरीर की पूरी तरीका से वृद्धि व विकास होने लगता है। 7वें महीने में बच्चा जन्म के योग्य हो जाता है, लेकिन उसका भार बहुत कम होता है, इसलिए वो बच्चा जन्म की प्रक्रिया नहीं ले पाता है। कभी कभी रियल कंडीशनों में 7 महीने पर बच्चों की जन्म कराई जाती है, यदि मादा के गर्भ के अंदर किसी प्रकार के रोग होने की संभावना होती है। वो बच्चा जीवित रह सकता है, लेकिन उसकी वजन बहुत कम होती है, इसलिए उसे मेडिकल ऑक्सीजन देने की आवश्यकता होती है, एमओडी देने की आवश्यकता होती है। उसके बाद 8वें महीने में बच्चा आपके विश्रामावस्था में होती है, और 9वें महीने में जब बच्चा आपका फल के पूर्ण रूप से बड़ा हो जाता है तो मादा के गर्भ से बाहर होने लगता है। और जब मादा के गर्भ से बाहर होने लगता है तो उस प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं। और जब प्रसव की प्रक्रिया होती है तो प्रसव की प्रक्रिया के दौरान एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन कार्य करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, मादा के गर्भाशय को चौड़ा करने का कार्य करता है। मादा के गर्भाशय को चौड़ा करने का कार्य करता है ताकि शिशु की उत्पत्ति आसानी से हो जाए। उसके बाद ऑक्सीटोसिन हार्मोन मादा के स्तनों से दुग्ध स्राव करने का कार्य करता है। तो दुग्ध स्राव करने की प्रक्रिया में आपके ऑक्सीटोसिन हार्मोन भाग लेते हैं, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब भाग लेता है तो उसके पश्चात मादा के स्तनों से दुग्ध स्राव होते हैं। इसके लिए आपको ये जानना होगा कि अगले वीडियो में कौन कौन से टॉपिक आपको चलेगा। इस प्रक्रिया के लिए हम आपको अभी तक आपको वीडियो समझ में आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। यही हमारी मेहनत का असली फल होता है, क्योंकि आपसे कोई पैसा कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है।